सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क में इलेक्शन जो तैयारियां हैं वो करीब पहुंच चुकी हैं, इलेक्शन कैंपेन्स जारी हैं, कई धड़े बंदियां हो रही हैं, कई जमातें एक हो रही हैं। दूसरी तरफ जो कानूनी मामलात हैं वो भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो दीगर जो अहम समातें हैं, आज जब मैं उनके अहवाल से अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी और जो कानूनी मामलात चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समाअत कल थी उसमें क्या कुछ हुआ आज हम उससे आगाज करते हैं। और सबसे पहले अपने प्रोग्राम के आगाज में साइफर केस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। तो साइफर केस में जो चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त है उस पर एक अहम पेशरफ सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को कोर्ट समाअत का फैसला किया। ये जो एक तरह का मुतालबा था ये कई बार उनके वकील की तरफ से भी किया गया था, कुछ पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से भी किया गया, जो कि हो गया है। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदे एहतेशाम कियानी हमारे साथ हैं और उनसे हम जरा इसकी पूरी मालूमात लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी एहतेशाम, क्या सूरत हाल है, क्या डिटेल्स हैं? ओपन कोर्ट समाअत का फैसला हो गया? जी देखिए सुमैया, आज ये फैसला हो गया कि चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। एफआईए ने दरख्वास्त दायर की थी कि कुछ हसास नोयत की मालूमात हैं जो अदालत के सामने रखनी हैं, इसलिए समाअत इन कैमरा की जाए क्योंकि वो मालूमात पब्लिकली बयान नहीं की जा सकती और अगर वो ओपन कोर्ट में अदालत के सामने रखी जाएँ तो मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक बयानात भी हैं जो रिकॉर्ड पर लाने हैं, तो उन ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए इस प्रोसीडिंग को इन कैमरा किया जाए। लेकिन अदालत इससे रजामंद दिखाई नहीं दी और आज का फ़ैसला भी उसी बात की अक्कासी कर रहा है। अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी, लेकिन इस दरख्वास्त को निपटाते हुए साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई असास नोयत की मालूमात आती हैं जिस पर वकला आपस में मुशावरत कर लेते हैं, इस बात पर रजामंदी हो जाती है कि इसे इन कैमरा किया जाना चाहिए, तो कमरा अदालत में जो गैर मुतल्लका लोग होंगे उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो अब ये होगी कब समाअत? देखिए 9 अक्टूबर की तारीख है। अब आइंदा समाअत जो है उसके लिए यह तारीख मुकर्रर कर दी गई है। पहली समाअत जब हुई चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्त पर तो उस पर एफआईए ने ज़ुबानी एक इस्तदा की कि इस समाअत को इन कैमरा कर दें, लेकिन अदालत ने उस पर फैसला महफूज किया। बाद में फ़ैसला जारी किया गया, उसमें ये लिखा गया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 है उसमें प्रोविज़न मौजूद है कि समाअत इन कैमरा की जा सकती है, लेकिन अगर एफआईए चाहती है कि ये समाअत इन कैमरा हो तो उस हवाले से वो तहरीरी दरख्वास्त दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी। ये तहरीर कहा गया है, एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनके हवाले से भी कहा गया है कि वो वहां पर ना हो, अलबत्ता इन कैमरा जो है वो समाअत होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने अपने आगाज में आपको इब्तिदाई में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जो सारी समाअत हुई उसमें कुछ अहम जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो अहम मामलात हुए, उस पर बात करके फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ बढ़ती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ जो 9 दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ने सवाल किया है कि इस एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियारात कैसे कम हुए हैं, जो दलील दें कि पार्लियामेंट ने कैसे अदलिया के हक को सलब किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तो बन चुका है और पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकता था या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। खैर ये मामला जो आगे बढ़ा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, पहले ही मुतनाज़ हो गया था, फिर इसको चैलेंज किया गया, फिर इसकी ओपन कोर्ट समाअत हुई है। इस पर जरा बात कर लेते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है राजा खालिद महमूद साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे कानूनी मामला पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सुमैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राजा खालिद साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, बड़े अहम रिमार्क सामने आ गए हैं। पीर को इस केस की समाअत दोबारा होगी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, क्या हो सकता है? देखें, बुनियादी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें
ट्राइकॉटमी या पावर्स का एक तस्वर मौजूद है। एक हमारी एग्जेक्टिव है, इंतजामिया है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी हमारी लेजिस्लेचर है विच इज पार्लियामेंट, ठीक हो गया। तीसरा हमारी जुडिशरी है। और ये जो तीनों अदारे हैं उनकी बाउंड्रीज दे हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। फिर उसके साथ साथ ये है कि दीज ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो प्राइमरी प्राइम ड्यूटी है लेजिस्लेचर की, उसका काम है कानून साजी, और हर तरह की कानून साजी कर सकती है अंडर आर्टिकल 142, जो कहता है कि जो पार्लियामेंट है शैल हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इज आल्सो द क्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब मैं आप उस बिल की तरफ, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उसके खतोखाल का थोड़ा सा जायजा ले लें। पार्लियामेंट इज फुली कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट सच बिल, टू मेक सच लॉ, ठीक हो गया, ये उसका इख्तियार है। और यहाँ पे जो नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि अगर सूबाई असम्बली, वो भी लेजिस्लेचर है, वो भी अपनी हद तक खुद मुख्तार है, तो अगर वो भी कोई इस तरह का कानून पास कर ले जो मुतसादिम हो पार्लियामेंट के कानून के साथ, तो सूबाई असम्बली का जो कानून है वो वाइड समझा जाएगा, उसे कलादम करार दिया जाएगा, ठीक है, प्रीवेल करेगा पार्लियामेंट का कानून, मर्कजी पार्लियामेंट का कानून। बिल्कुल। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, एक तो इसमें ये है कि आपको पता है कि बेतहाशा, बेलगाम और बेदरेग इस्तेमाल होता था सो मोटो नोटिस का। यहाँ तक हुआ माजी में कि एक चीफ जस्टिस साहब थे, पूरा पाकिस्तान जानता है उन्हें, बाबा रहमती के नाम से मशहूर हुए, तो उन्होंने अपने भाई के हॉस्पिटल को बचाने के लिए सो मोटो नोटिस लिया और लिवर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर जो था वहाँ लाहौर में, जिसके लिए डॉक्टर साहब में, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, महबूब इलाही या ज़हीर इलाही या इस तरह से था, अमेरिका से एक बड़ी जॉब छोड़ के आए और पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाजिर हुए, तो उन्हें बुरी तरह से स्नब कर दिया गया, इस हद तक डिस्करेज किया गया कि उन्हें मुल्क छोड़ के वापस जाना पड़ा और वो सेंटर बंद हो गया। इस तरह के सो मोटो अज खुद नोटिस लिए जाते थे। उस वकला का एक अरसे मुतालबा था, पाकिस्तान की जितनी बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनका मुतालबा था कि सो मोटो का इस तरह बेतहाशा इस्तेमाल और नाजायज गैर जरूरी इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की भी काफी अरसे से यही राय थी कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें सीनियर तीन जजेस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो फैसला करेंगे कि किन किन केसेस में और किस किस नौयत के केसेस में हमें सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। फिर ये है कि बेंच की तश्कील के हवाले से माजी करीब में आप देख चुकी हैं कि क्या किरवाड़ उतारा बंदयाल साहब जो उनके मंजूर नजर जजेस थे, जो उनका लाइक माइंडेड ग्रुप था, उन जजेस को बेंच में शामिल करके तो अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहे। हालांकि बार बार मुतालबा किया गया कि जी आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें, बाकी जजेस भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसे रोकने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई कि जी ताकि एक मशावरत के साथ हम बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करें, केसेस की नौयत को, केसेस की इम्पोर्टेंस को, उनकी नेचर को सामने रखते हुए। अब इसमें तीसरी इम्पोर्टेंट बात है सुमैया, वो बड़ी बहुत जरूरी, आज देखें सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस पेंडिंग हैं। इतनी बड़ी पेंडेंसी की वजह यह है कि हम सियासी केसेस में लग जाते हैं, कई माह उन पे सर्व कर देते हैं, आम बंदे को रिलीफ नहीं मिलता। अब ये है कि अगर कोई आम आदमी अपनी अपील दायर करता है, उसमें साथ नोट ऑफ अर्जेंसी करता है, तो 14 दिनों के अंदर वो अपील फिक्स हो जाएगी, दिनों के अंदर। बिल्कुल सही। एक बात इजाफा करके फिर मैं आपका अगला सवाल लेता हूँ, वो ये कि
184(3) है, डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें अपील का अख्तियार नहीं था। यानी आपको सुप्रीम कोर्ट ने देखें, मियां नवाज शरीफ के केस को ले लें, जहांगीर तरीन के केस को ले लें, इन केसेस को सामने रखें कि आपने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ विच इज नोवेयर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं किसी लॉ में मौजूद नहीं है ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ, लेकिन उनके पास अपील का हक नहीं था, तो लिहाजा इस एक्ट के जरिए अपील का हक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला 184(3) के तहत करती है तो बड़े बेंच के सामने अपील की जा सकती है। बिल्कुल साहब, देखना ये राजा खालिद महमूद साहब के आगे फिर होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप मौजूद थे और बड़ा तफसील के साथ आपने इस मामले को न सिर्फ हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज से बता भी दिया। देखना ये है कि पीर को समात में क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है और इसको मजीद मुतनाज़िर होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जरा इलेक्शन की फजा की बात करते हैं। फजा तो बन रही है, इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है। इस तरह मैंने कहा कि अब धड़े बंदियां, इत्तेहाद, ये सब शुरू हो गया है। खबर कुछ अरसे पहले ही आई थी और बकायदा तौर पर आ चुकी है कि जो MQM है, GDA है, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, इन्होंने इत्तेहाद कर लिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इस इत्तेहाद से क्या पीपल्स पार्टी को खौफजदा होना चाहिए? क्या कराची की जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस बारे में क्या सोचती हैं? तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब, उनसे जरा इस सारे मामले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब, जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी आवाज है, हमेशा हर मसले के लिए हाफिज नईम रहमान साहब जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हैं, अवाम के मसाइल उजागर करते हैं और पीपल्स पार्टी की भी शदीद तनकीद करते हैं। आप क्यों नहीं है इस इत्तेहाद में? नहीं, MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकती है? 1988 से लेकर आज तक MQM पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा ही रही है। इलेक्शन से पहले ये तासुर देते हैं कि जैसे इनका पीपल्स पार्टी से कोई झगड़ा है, और ये तासुर इसलिए देते हैं कि माजी में ऐसा होता था कि ये डिवाइड पैदा करते थे, पीपल्स पार्टी और MQM डिवाइड पैदा करते थे नूरा कुश्ती के तौर पर, तो सुन्नी महाजिर वोट अट्रैक्ट करने के लिए। अब तो खैर ये सारी कहानियां और ये मंजन खत्म हो गए, तो वो समझ रहे हैं कि वो पुरानी तारीखों में है, तो एक मरतबा फिर वो ये तासुर पैदा करना चाहते हैं। हालांकि जो गवर्नर साहब इस वक्त MQM के मौजूद हैं, मेरे उनसे जाती कोई मसला नहीं है, MQM के गवर्नर हैं, या अगर JUI के गवर्नर KP में हैं या पंजाब में किसी नून के गवर्नर हैं, तो नहीं होना चाहिए किसी पार्टी का गवर्नर। मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ, तो ये तो पीपल्स पार्टी ने बनवाया था ना। और रिजीम चेंज के मौके पर जो भी इन्होंने अपनी कीमत लगवाई थी कराची के बहुत सारे इशूज को एक तरफ रख के, वो तो पीपल्स पार्टी थी ना, और जरदारी साहब थे, और ये सब लोग इनके पास जाकर इन लोगों ने बातचीत की थी। तो MQM पीपल्स पार्टी का एक ऐसा हिस्सा है कि जो हमेशा कराची का मैंडेट पीपल्स पार्टी को बेचता है, यानी वडेरों और जागीरदारों को बेचता है, और इसलिए हमारा तो कोई एतबार हो ही नहीं सकता ऐसे अलायंस पे जिसमें MQM शामिल। ये अलायंस क्या है? ये एक ऐसी डकोस है? नहीं, मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली तो इतना आसान भी नहीं होगा, और MQM GDA से अलायंस करके करेगी भी क्या, इसलिए कि कराची में तो और हैदराबाद में तो GDA का कोई स्टेक नहीं है ना, तो इसलिए ये तो सब कहने की बात है। इलेक्शन के बाद क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इलेक्शन से पहले तो इस तरह की किसी चीज का भी कोई फायदा भी नहीं है। हम जमात इस्लामी की तो वाज़ेह पॉलिसी है कि अपने परचम, अपने निशान, अपने नाम के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे, और जितने लोग भी कराची दुश्मनी और कराची से गद्दारी के मुर्तकिब हैं, मसलन अभी ताज़ा जो हमारी गिनती 1,47,00,000 यानी 1.5 करोड़ गिनती कम की है, वो तो पीपल्स पार्टी नून और MQM ने मिलकर की है ना। तो और हमारी 10 सीटें कौमी की और 17 सीटें सूबाई की कम हो गई, इस वजह से ये हो जाती ज्यादा, क्योंकि पिछली मरदमशुमारी गलत हुई थी, तो इस दफा ठीक करनी थी ना। तो अगर सिर्फ ग्रोथ रेट ही लगा देते तो इतनी तो उसी से हो जाती, तो फिर ये 32 अरब रुपए लगाने की जरूरत क्या थी? तो MQM तो शरीक जुर्म है, तो MQM कराची वालों के साथ गद्दारी भी करे और फिर ये समझे कि हम बेवकूफ बना देंगे कराची के अवाम को कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। तो अब ये जो मर्दमशुमारी का मामला है ना, इस पर ये एक तासुर है कि तमाम जमातें मुत्तफिक हुई हैं, तो ये मामला आगे बढ़ा है। ये ऐसे ही आगे नहीं बढ़ गया कि मर्दमशुमारी गलत थी, मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, अलखाबंदियां दोबारा होनी चाहिए, फिर तमाम ही जमातें शोर मचा रही हैं। नहीं, सीधी बात ये है कि ये सारी जमातें एक हैं, ये बात सही है। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दायरे JUI भी PDM का हिस्सा है, और बेंगल ग्रुप भी वगैरह वगैरह,
इन सब ने इस मर्दमशुमारी को मंजूर किया है। इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ गिनती कराची की, देखें सबसे ज्यादा मसला कराची का हुआ है, ठीक है ना, और कराची के मसले की वजह से ही दोबारा की गई थी ना। तो अगर यहाँ ही मसला हल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सब शरीक जुर्म है ना। और देखें कानूनी तौर पर भी आप ये देखें कि वो केयर टेकर वुज़राए आला कि जिनकी अपनी कोई इस वक्त अगर देखा जाए और वाकई सुप्रीम कोर्ट में केस ठीक से कभी चले तो इनकी अपनी कोई लीगल पोजीशन ही नहीं है। ये तो एक नाजायज किस्म के गवर्नर और नाजायज किस्म के वुज़राए आला बैठे हुए हैं केपी और पंजाब में, इनकी तो लेजिटिमेसी नहीं है कोई। तो वो मिलकर कौम की तकदीर का फैसला कर रहे हैं और हमारा मैंडेट चोरी कर रहे हैं, और एमक्यूएम इसमें पूरी तरह से शामिल है। तो वही एमक्यूएम जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारी गिनती कम कर दे, वो एमक्यूएम जो हमारे नुमाइंदगी और तमाम चीजों से हमें महरूम करो, 35 साल मिलकर अपना सिग्नेचर कत्ल भत्ता चोरी डाका सबको बना दे और पीपल्स पार्टी शहर उजाड़ दे और ये उसके हिस्सेदार हो, तो कैसे मुमकिन है कि एमक्यूएम के साथ कोई चीज मिलकर चल सकते हैं। कराची के लोग अब अच्छी तरह जानते हैं कि जमात इस्लामी नुमाइंदगी कर रही है और बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी करेंगे। अरे ठीक है, देखते हैं। बल्दियाती में तो ऐसा नहीं हुआ, आगे देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच हाफिज नईम और रहमान साहब हमारे साथ। बल्दियाती में तो हम सबसे बड़ी जमात बनकर आ गए ना साहब। लेकिन ये आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी तो नहीं, मैं कह रहा हूँ नंबर्स देख लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 लाख से ज्यादा वोट हमारे, 3 लाख के करीब पीपल्स पार्टी हुई है। उसके बाद फिर क्या हुआ था? धांधली हुई थी? नहीं तो धांधली तो खैर अपनी जगह वो तो हुई है, लेकिन पार्टी तो नंबर 1 हमें ना, ये तो माने ना। ठीक है, आपका जवाब ले लेती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ हैं, उनसे इन तमाम जो बातें उन्होंने की हाफिज साहब ने उसका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर तालपुर साहब। वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर तालपुर साहब, गुड टू हियर यू। ये मुझे बताइए, हाफिज नईम और रहमान साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी तो आप पहले तो जरा टेक दे दें इस पर, क्या कहेंगे अगर आपने सुन लिया है उन्होंने क्या कहा? मोर ऑफ अ जोक देन अ टॉक ऑन योर शो मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस जमात के ना एमएनएस ना एमपीएस कोई अकाउंट में आते हैं, जिन के पैसे को संभाल किया इलेक्शन में, अपनी कैंपेन में लोगों को ब्राइब किया, चंदे के पैसे से कैंपेन चलाई, अपना करोड़ों रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट में चंदे के पैसों से। वो पैसे जो मैंने हाफिज नईम को और उनकी जमात को दिए थे कि वो एक अच्छे कॉज में लगाए, उन्होंने सियासत पर लगा दिए। और अब हमारी बात कर रहे हैं, हमको बेगार कह रहे हैं, हमको गलत कह रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल ही नाजायज है। ये इस पैसे की ताकत में जो सीट्स लेकर आए वो लेकर आए हैं, और किस हिसाब से हाफिज साहब कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी जमात है इनकी कराची की, इनकी कोई बड़ी जमात नहीं है। अगर ये चंदे का पैसा इस्तेमाल ना करते तो ये 5वें नंबर पे होते, अब ये दूसरे नंबर पे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप जमात इस्लामी पर कि चंदे का पैसा इस्तेमाल किया उन्होंने। बिल्कुल, आप अभी अगर स्टेटिस्टिक्स देखें इनके, तो जो इनको पैसा मिलता था ज़कातों का, खैरात का, अब उनको 50% मिल रहा है वो पैसा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि भाई हमने इस काम के लिए इनको पैसा नहीं दिया था, हमने तो पैसा दिया था इनको अच्छे काम में लगाने के लिए, चैरिटी के लिए दिया था, ये सियासत में लगा रहे हैं। तो ये लोगों ने देख लिया हाफिज साहब के पास कितना पैसा है, इनकी जाती इनकी जमात के पास कितना पैसा है सियासत के लिए जो ये खर्च करते हैं। और अगर जो खर्च करते हैं जरा हिसाब करके बताएं, ये अकाउंटेबिलिटी दें हमें, ये अकाउंटेबल हो और आके अपने फिगर्स दिखाएं कि इन्होंने अपने उससे कितना पैसा निकाला और सियासत में लगा, सब आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो सियासत ही चलते के पैसे पे करते हैं तैमूर तालपुर साहब, ये काफी बड़ा इल्जाम है। खैर इसका जवाब मैं तो नहीं, डेफिनेटली जमात इस्लामी देगी, लेकिन एक जवाब मुझे दें, ये जो आपके खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं, वो एमक्यूएम जो आपके साथ रही पिछले इत्तेहाद में, हमेशा एक तरह से कोलिशन में रही, आज वही जीडीए और मुस्लिम फंक्शनों के साथ मिलकर आपके खिलाफ इत्तेहाद बना रही है। पीपल्स पार्टी का क्या है, ठीक है बनाने दें इत्तेहाद या खौफजदा हो रही है पीपल्स पार्टी? भैया यही तो खासियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हम हर इलेक्शन अपने सारे एलाइज के खिलाफ आके लड़ते हैं। हम हुकूमत साथ बना लेंगे, हम सबको शेयर दे देंगे, हम सबको साथ चलाएंगे, हम हर किसी के काम करेंगे जो जायज काम होते हैं, हम सियासी तौर पे उनकी मदद करेंगे। पर जब इलेक्शन आती है, ये इत्तेहाद कहीं से बनते हैं, ये इत्तेहाद खुद नहीं बनते, किसी जगह से इत्तेहाद बनते हैं। और ये सब जितने फसली बटेरे हैं, जितने मेंढक सियासी आते हैं सियासत के टाइम पे इलेक्शन से पहले, वो सारे इकट्ठा होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला करते हैं। और हमें फख्र है कि हम सब इन सबको मिलाने के बाद भी, इन सबको इकट्ठे होने के बाद भी इनको डिफीट करते हैं। और पूरे सिंध में ना इनको
रूरल सिंध में। तो हम तो वेलकम करते हैं, अच्छी बात है। फिर से आएंगे सारे, फिर से इकट्ठा हो, नून लीग, MQM, ये जो भी हाफिज साहब बात करते हैं, आप देखेंगे ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद में उनके साथ खड़े होंगे। आज कोई भी बात कह रहे हो, कल इट विल बी डिफरेंट, टुमारो यू विल सी, एंड वी वेलकम देम, और बड़ा मजा आएगा, फिर से इनको क्लीन बोल्ड करेंगे। अच्छा चले, ठीक है, मौके आपका आ जाए सर, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, इसी मौके से मैं आगे बढ़ाते हुए MQM को टेक लूंगी। मेरे साथ MQM पाकिस्तान से फारूक सत्तार साहब इस ब्रेक के साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM, GTA और JUI एक हो गए हैं। इस पर तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे जितने भी लोग एक हो जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, सब ढकोसला है। इसी पर बात करने के लिए मुझे फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। फारूक साहब, ये इत्तेहाद तो पहले माजी में बड़े बनते रहे, इस दफा इस इत्तेहाद की ऐसी क्या खास बात है कि MQM जो कोलिशन में रही, आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही इत्तेहाद बना रही है? कितनी कामयाबी हो सकती है? तुम्हें मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में आप हमसे कर रहे हैं, हमने तो ऐसा बहुत कम किया कि हम इस तरह कलाबाजियां खाते हों और अपनी जो वाबस्तगी है किसी भी सियासी जमात से उसको इस तरह तब्दील करते हों। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की बड़ी जमातों के आपस में ताल्लुकात और उसके बाद हुकूमत से जैसे ही निकले तो उन्होंने अपनी अपनी पोजीशनें संभाली और ज़बरदस्त किस्म की महाजाराई हुई, और वो एक इलेक्शन की तैयारी का एजेंडा भी होता है कि जाहिर है कि कोई भी जमात जो सानवी पार्टनर होती है वो बड़ी जमात के खिलाफ शिकायत रखती है, और जो हुकूमत में तजुर्बा होता है और जब हुकूमत में तजुर्बे के बाद भी आपसे जो वादे वही किए जाए वो पूरे ना हो तो जाहिर है कि फिर इलेक्शन में जब अवामी अदालत लगती है तो अवाम के सामने हकाइक तो रखने पड़ते हैं ना। और 15 सालों से जो कुछ हो रहा है, देखें हमने पीपल्स पार्टी के साथ हम रहे थे 2008 से 2012, 4 साल, और उन गुनाहों का आज तक कफारा अदा कर रहे हैं। फिर ना चाहते हुए, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, खालिद मकबूल भाई को उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना पड़ी। जब वर्किंग रिलेशनशिप बना ली, अरे भाई अवाम भी तो उन्हीं को इलेक्ट कर रहे हैं ना अंदरून सिंध से, वहाँ भी तो कोई मुतबादिल नहीं आ रहा। तो असल मसला ये है कि जब तक दही सिंध में कोई मुतबादिल नहीं आएगा, वहाँ के वडेरों जागीरदारों के मुकाबले में मजलूम, महरूम, महकूम सिंधी बोलने वाले कमियों, किसानों, हारियों और गरीबों को एक मुतबादिल क़यादत नहीं मिलेगी। इलेक्शन ही तो मौका होगा कि 15 सालों का कट्टा छट्टा खोला जाए पीपल्स पार्टी का। देखिए फारूक सत्तार साहब, आवाम को कैसे कायल करेंगे, आवाम को कैसे कायल करेंगे कि जी हम 15 सालों का कच्चा छट्टा खोल रहे हैं, हमारी गलती थी, हमारी मजबूरी थी, हमने उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, हम बैठ गए जाके, लेकिन ये इनकी गलतियां थी, जस्टिफाई करेंगे आवाम के सामने। हाँ, अब अवामी से तो कहेंगे कि आप अब उनको अल्लाह के वास्ते मत इलेक्ट करें, वो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात तो सुन लेना, मोहतरमा बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के लहू को बार बार बेचते हैं, सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और शहरी सिंध से सारे वसाइल बटोर कर जमा कर कर फिर लूट खसूट कर कर जमीनों की बंदर बांट कर कर KBCA को SPCA बनाकर वहाँ पोलराइजेशन और यक लसानी सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करके लोगों में नफरत के बीज बो के शहरी सिंध को दीवार से लगा के लूट कर, और जो उसका पैसा कमाया वो भी ना नवाबशाह में लगाए, ना लाड़काना में, ना जैकबाबाद में, ना कश्मीर में। तो फिर वहीं के अवाम को तो भाई कहना होगा कि तुम दोबारा उनको लाकर हुक्मरान बनाओगे, वो हमारे सर पर भी राज करेंगे, तुम्हें भी जमीन में गाड़ देंगे। न बिजली, गैस, पानी का मसला हल होगा, न महंगाई और बेरोजगारी का मसला हल होगा, नौकरियां 5 लाख। और वो हल MQM के पास कैसे है, वो आप कैसे MQM के पास है ना। पहला हल ये कि अवाम इस मर्तबा मायूसी से निकले, उम्मीद की तरफ आए और लाड़काना का सिर्फ 2018 का वोट गिन ले कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो वोट पड़ा है ना वो ज्यादा है और पीपल्स पार्टी की जो वोट पड़ा है वो कम है। अगर पीपल्स पार्टी मुखालिफ सारा वोट लाड़काना में इकट्ठा हो जाए तो खुदा की कसम इस मर्तबा पीपल्स पार्टी के पंजे लाड़काना से भी हमेशा हमेशा के लिए उनके जो खाड़ के फेंक देंगे हम। ये तय कि ये इत्तेहाद नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये यकजहती है। ये सिंध के अवाम को एक उम्मीद दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है यार तुम और हम मिलकर
इनसे जान छुड़ाएं जो सिंध कार्ड पर जो अपने शहीदों का लहू बेचकर तुम पर भी हुक्मरानी कर रहे हैं। तुम्हारी जो मयारी जिंदगी है वो 15 सालों पहले 70 साल पहले जैसा था वैसा ही है। उल्टा कराची को उन्होंने तबाह बर्बाद करके जो है जो सड़कों के आपने ना बड़ा एक तरह का एक ऐलान कर दिया है कि लाड़काना से भी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। पहले देखते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आगे जाके कितना सही साबित होता है। थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है, थैंक यू सतपाल साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मामला था जिस पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दिया है। देखते हैं वक्त साबित करेगा कि लाड़काना से कैसे सफाया होता है पीपल्स पार्टी का, कैसे करती है इनके। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अहम खबर आई और कुछ ये मामला चल भी रहे थे, लेकिन जो निगरान वजीर आजम है अनवर हक काकड़, उनकी सदारत समिति का इजलास हुआ। कुछ अहम फैसले हुए जिसमें एक बड़ा अहम फैसला हुआ कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम तमाम गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान से निकालने का फैसला कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि अब तक जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हुई हैं उसमें बहुत से अफगान शहरी जो थे वो मुलव्विस थे और उनको 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। और असासे जो हैं वो तमाम गैर कानूनी मुकीम जो थे उनके असासे फरोग करने और साथ साथ वतन वापसी के वो पाबंद होंगे। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करें, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है कि कैसे होगा। इतने अरसे से अफगान जो थे वो यहाँ पर मुकीम थे और बहुत से ज़ुबानें बोलने वाले, बहुत से शरीयत के लोग, अभी किस तरीके से किया जाएगा इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर हैं ताहिर खान साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ताहिर साहब, आप किस तरह से देखा जब ये खबर आपके सामने आई कि ये फैसला किया गया है निगरान वजीर आजम की तरफ से? तो ये फैसला, इसको आपने कैसे देखा और आप इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी गैर मुल्की है और ज़्यादा तो अफगान ही है यहाँ पे, उनके पास अगर कानूनी असनाद ना हो रहने के, रिहाइश के, किसी और मुल्क में जाने की, तो उनको तो भेजने का उसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने खदशात हैं। लेकिन मेरा एक वो है कि जो मुहाजिरीन का मसला है उसको थोड़ा सा एक हमदर्दी वाला जो एक एलिमेंट है उसको हम नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि मेरे ख्याल में ये जो जिस तरह हम सुन रहे हैं कि 1.1 मिलियन यानी 11 लाख तक जो अफगान है उनके पास कानूनी असनाद नहीं है यहाँ पाकिस्तान में रहने की, चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद है। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि तालिबान हुकूमत के साथ इन पे मुज़ाकरात होने चाहिए थे, उनके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हम दुनिया से कहते हैं ना, हमारे इमरान खान साहब से लेकर के फिर बाद में PDM की हुकूमत, अभी मौजूदा हुकूमत दुनिया से कहती कि आप तालिबान को इंगेज करें, तालिबान को इग्नोर नज़रअंदाज ना करें। तो लिहाजा अगर हम दुनिया से कहते हैं तो हमें भी तो आगे जाना चाहिए कि इस मसले का हल कैसे हो, क्योंकि अफगान हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल आज आया है तो मुझे ये खदशा है कि पहले से TTP के मसले पे ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी है, बदएतमादी है। तो क्योंकि इतने ज़्यादा अगर लोग जाएंगे अफगानिस्तान में ऐसी हालत में जब तालिबान की हुकूमत पे पहले से पाबंदियां हैं, उनके पैसे मुंजमद हैं, तो उनके लिए मुश्किलात भी होंगे और उन पर दबाव भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक अफगान हुकूमत भी इत्तेफाक करेगी। लेकिन ताहिर साहब, हमने इसका खुमियाजा बहुत भुगता है। अफगानिस्तान की इसका साथ दे के भी हमने बहुत कुछ भुगता, क्योंकि अब तक जो हमले हुए, कुछ हमले हुए, अब ये सारे फिगर्स आ गए हैं कि पाकिस्तान में 24 कुछ हमलों में 14 में अफगानी मुलव्विस थे, अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है। तो हम ये हमदर्दी कब तक करते रहेंगे? हाँ देखिए ना, सरजमीन में वो तो अलग मौजू है और उस पर तो पाकिस्तान के खदशात बिल्कुल जायज़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन, देखें ना, यहाँ पर हम सुनते रहे कि TTP के लोगों को वहाँ से हटाया है बॉर्डर से और वो रसाई नहीं कर सकते, लेकिन जो 6 सितंबर को चतराल में हुआ तो पाकिस्तान आर्मी ने यही कहा था कि वो जमा हुए थे वहाँ कुनर में, नूरिस्तान में। तो पाकिस्तान के ये खदशात तो बिल्कुल जायज़ है और अफगान हुकूमत अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी तो फिर पाकिस्तान के पास तो जायज़ ये बड़ी मुश्किल तो यहाँ तो पैदा हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मसला हल की तरफ जाना चाहिए। हम अफगानिस्तान को अलग तो नहीं कर सकते ना आपसे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है,
पाकिस्तान में यही सोच है कि जो पाकिस्तान में आज की सूरत हाल है, ये अफगानिस्तान में न सिर्फ अभी के हालात से, बल्कि जब 1979 में 79 में रूसियों के आने के बाद फिर अमरीकी और फिर सारा नेटो और फिर 20 साल की लड़ाई, तो हम तो बराह रास्त मुतासर होने वालों में है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हल की तरफ हमें जाना चाहिए। अफगान तालिबान की हुकूमत को एक एतमाद में लेकर के, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो भी गैर मुल्कियों जिनके पास अफगानों के पास वो नहीं शनाख्ती मतलब कि असनाद नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एतमाद मेरे ख्याल में ज़रूरी था कि, और यूएनएचसीआर का भी जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन है, उनको भी एतमाद में लेना चाहिए था। वैसे आपको लगता क्या है, ये जो मुहाजिरीन है और जो सहूलतकार या दहशतगर्द कार्रवाइयाँ मुलव्वस हो सकते हैं, डिफरेंशिएट किस तरह किया जा सकता है या उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? और क्या आपको ये भी लगता है ताहिर साहब कि जल्दबाजी में फैसला किया गया है कि उस तरीके से देखा नहीं गया मामलात को जिस तरह देखा जाना चाहिए था? जल्दबाजी में एक लिहाज से तो नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि आपको याद है इसी फैसले के कल के ऐलान से पहले निगरान वज़ीर आज़म और उससे पहले पीडीएम की भी कई वज़रा के बयानात मौजूद है। एक इशारा मिलता रहा है, एक माहौल उसके लिए बनाया गया है, और मुमकिन है कि किसी हद तक अफगान तालिबान हुकूमत को भी इत्तला दी गई है। लेकिन जिस तरह के अब 31 अक्टूबर तक 11 लाख कैसे लोग आप निकालेंगे, 11 लाख कैसे जाएंगे वहां पे? दूसरे पर आपने उनकी जायदाद जब्ती की बात की है, तो मेरे ख्याल में एक तो कुछ वक्त का भी एक इशू है। और देखो ना, हमें पड़ोसियों का जिस तरह के तालिबान भी कभी कभी हमसे कहते हैं हुकूमत के अच्छे पड़ोसी के ये वो, हमारा भी उनसे, हमारे तो उनसे गिले शिकवे हैं, और गिले शिकवे हमारे नहीं हैं। जो टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान के खदशात है, उनको मरकजी एशिया के ममालिक, उनका अमरीका, उनके दीगर ममालिक, चीन भी, अक्सर तो जो बयानात आते हैं कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद तो उसमें टीटीपी का जिक्र होता है। तो हमारे खदशात को भी देखना पड़ेगा और अफगान तालिबान हुकूमत को भी समझना पड़ेगा कि जो इल्लीगल लोग होते हैं उनका मसला हल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके, मेरा आज मैं मिला हूँ अफगान कमिश्नर से जो अब्बास खान साहब है, उसने कहा जिनके पास POR कार्ड है, यहाँ पर रहने का हक है, उनको कुछ भी ना कहते हैं ना उनको है। और ये लोग जो है ये जाएं, ये वीजा पाकिस्तान का लें, वेलकम, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? अगर हम मुल्क बदर कर भी देते हैं ताहिर साहब कि जी ये गैर कानूनी लोग यहाँ से चले जाएं और एक बहुत बड़ी तादाद है, जिस तरह आपने कहा, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्योस भी होगा, लेकिन हम इस चीज को जो रोकते हैं कि दहशतगर्द जो है वो कार्रवाइयां ना करें, दहशतगर्दों के सहूलतकार यहाँ मौजूद ना हो, क्या इस अमल से इस चीज को रोका जा सकता है? इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान की थोड़ी सी अगर अफगान हुकूमत के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ थोड़ी सी अगर बदइत्तेमादी पैदा हुई है, तो अमरीकी और नेटो के जाने के बाद तो हमले यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि टीटीपी के लोग अगर माजी में जेलों में थे वो तो बाहर है, उन पर अमरीका ड्रोन हमला अब नहीं कर रहा, उनके पास असलहा ज़्यादा आ गया है, वो रात को भी हमला कर सकते हैं, वो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। जिस तरह चतराल का हुआ कि आप कुनड़ से 10 घंटे का रास्ता है गाड़ी में, अगर आप वहाँ कुनड़ से निकलते हैं और या चतराल के वहाँ पर आपने पहुँचना है, तो लिहाजा ये कोई वो आसमान से तो नहीं आए थे कि जनाब वो पाकिस्तान, और आर्मी ने कहा था बयान में कि हमने उनको इन्फॉर्म किया था कि उनकी हर जो वहाँ पर एक्टिविटी थी। तो लिहाजा दहशतगर्दी को रोकना मतलब एक चैलेंज हमारे लिए है, लेकिन पाकिस्तान की यही तवक्को है अफगान तालिबान की हुकूमत से कि आप हमारे साथ ये मतलब है कि उसमें मदद करें। लेकिन असल मसला अब ये है कि अफगान तालिबान तो मानते नहीं है कि टीटीपी के लोग वहाँ हैं, तो दहशतगर्दी को रोकना तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये दोनों तरफ से होगा ताहिर साहब, ये एक तरफ से नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुतालबा भी करता है। जी जी, मैं चाहूंगी जरा आप जल्दी से इसको समाप्त कर लें, वक्त की कमी है। जी जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, उनकी भी है। जिस तरह के 12 जुलाई को जोब में हमला हुआ, तो उसमें तो यही था ना कि 3 उसमें अफगान थे, अब उनको वहां से रोकना चाहिए था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होकर हमला करते हैं, तो उनका बिल्कुल रोल बनता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। दोनों तरफ से मामला होगा, वन साइड नहीं हो सकता। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, तो उनको चाहिए कि फिर इस मामले को बाकायदा सीरियसली देखें और उसको रोके भी। आगे बढ़ते हैं और आखिर में हम जरा बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की वुमेन मैच जो कि कल हुआ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो वैसे तो ठीक थी, लेकिन फिर भी उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है जो कि होनी चाहिए। और वुमेन मैचेस में ऐसा हाल क्यों हो रहा है? वर्ल्ड कप में क्या चांसेस हैं
पर क्विक बीपर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी, हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल हैं, उनसे बात करते हैं। एजाज वसीम, ये क्या मामला चल रहा है हमारी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, कल के मैच पर आप क्या बताएंगे और क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर कल के मैच में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बल्लेबाजों ने तो अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। 337 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए और पाकिस्तान को सिर्फ 14 रन से शिकस्त हुई है। लेकिन आज जो कप्तानों की मीटअप हुई है अहमदाबाद में, क्योंकि कल से वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, तो बाबर आजम ने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान 2 प्रैक्टिस मैचेस जरूर हारा है, ये वार्म अप मैचेस थे, लेकिन इन मैचेस में पाकिस्तान को अपना बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने में मदद मिली है। और समिया, मैं आपको साथ ये भी अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमाम उल हक को फौरी तौर पर भारत सफर कराया गया है। आज वो लाहौर से हैदराबाद दक्कन के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो बाबर आजम के साथ मिलकर जो परसों पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप की मुहिम जोई का पहला मैच खेलना है नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें बाबर आजम को हेल्प आउट करेंगे। इंजमाम उल हक पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, एक चीज तो दुरुस्त है जो आपने शुरू में भी कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी है, इससे रियलिटी चेक जरूर हुआ है पाकिस्तानी टीम का। लेकिन ये वार्म अप मैचेस के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी नहीं खेला। बाबर अगर खड़े रहते कल, जैसे उन्होंने 59 गेंदों पे 90 रन किए हुए थे और वो इनिंग्स छोड़ के चले गए, रिटायर्ड हो गए, वरना तो पाकिस्तान जीत जाता। वो 14 रन ही पाकिस्तान हारा है, 337 रन तो पाकिस्तान ने किए हैं। तो एक रियलिटी चेक हुआ है, पाकिस्तान को जरूर हुआ है, बॉलिंग में भी हुआ है। रियलिटी चेक के साथ साथ एक तो बिल्कुल बॉलिंग की तरफ ही मैं आ रही थी एजाज वसीम, कि बॉलिंग अटैक उस तरह का नहीं है। हमने क्या कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमारी तैयारी तो इससे पहले एशिया कप में भी नजर आ गई, फिर हमारा वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस में नजर आ गई। क्या आपको लग रहा है कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो उस तरह का है कि हम वाकई कंडीशंस लगती हैं कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ला सकते हैं मुल्क? देखिए, ये तो पाकिस्तानी टीम के साथ एक बदकिस्मती जुड़ी है कि नसीम शाह जो हैं वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हारिस रऊफ को कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा है कि 95 रन उनको 10 ओवर्स के अंदर पड़े हैं। तो पाकिस्तान के पास अब नीचे जो ऑप्शन है वो हसन अली का है और वसीम जूनियर का है। लेकिन जो इस वक्त टीम का सबसे बड़ा मसला है जिसको बाबर को सुलझाना चाहिए, वो है ओपनर बल्लेबाज फखर जमान को खिलाना है, क्या अब्दुल्ला शफीक को खिलाना है। इस पे बाबर को फैसला लेना पड़ेगा। और दूसरा, कप्तान नायब कप्तान शादाब खान जो है, क्या उसके ऊपर उसामा मीर को तरजीह दी जाती है या उसामा मीर को खिलाने के लिए नवाज को ड्रॉप किया जाता है? क्योंकि कल नवाज ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 स्कोर कर दिया है, हालांकि नवाज का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है। तो ये 2 चीजें हैं जो कि बाबर को ठीक करनी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं एजाज वसीम बाकरी, बहुत शुक्रिया। और बड़े आखिर निशानदेही की एजाज वसीम ने कि हमें हमारी टीम को, खासकर बाबर आजम को ये देखना होगा कि जो आपके ओपनिंग बैट्समैन है वो कौन होने चाहिए, बॉलिंग अटैक कैसा होना चाहिए, क्योंकि वुमेन मैचेस से फैक्ट तो हो गया है, लेकिन हम मजीद स्कोर जो है वो बेयर नहीं कर सकते। हमारी पूरी दुआएं हैं और उम्मीदें हैं कि पाकिस्तानी टीम जीत के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वतन वापस लेकर आए। कल से आगाज हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम। और इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, तो आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।